मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र 28 साल है। मैं 4 साल से तलाकशुदा हूँ। मेरी शादी सिर्फ 3 साल चली और फिर तलाक हो गया। मेरे तलाक की वजह मेरे पति की हर चीज़ में कंजूसी थी। इसके अलावा मैं अपने ससुराल में ज्वाइंट फैमिली में रह रही थी और आप सब जानते ही हैं कि एक नई नवेली दुल्हन को ससुराल में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर सास और ननदों के साथ। शादी के बाद हर दिन मैं रोते हुए सोती थी क्योंकि मेरा पति अपने माता पिता और भाइयों बहनों के सामने बहुत डरपोक था। इसलिए मैं इन हालात में 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकी और तलाक मांग लिया। तलाक के मामले में भी उसने मुझे बहुत परेशान किया क्योंकि वह इसके लिए तैयार नहीं था। तब वह कहता रहा कि तुम्हें मुझ जैसा कोई नहीं मिलेगा, तुम अकेली रह जाओगी, इसलिए सहन करो और इसी में गुजारा करो। वैसे मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब मेरा अपना सिर्फ एक बड़ा भाई है जो मुझसे 3 साल बड़ा है। वह भी शादीशुदा है और अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहता है। लेकिन हाल ही में उसकी आंखों की समस्या बढ़ गई थी। हाल ही में उसकी आंखों में दर्द होने लगा था और जब उसने जांच करवाया तो पता चला कि उसकी आंखों में बड़ी समस्या है। लेकिन अफसोस, उसने इलाज को बहुत हल्के में लिया और लापरवाही करता रहा, जिससे उसकी पूरी तरह से आंखों की रोशनी चली गई और वह अंधा हो गया। उस समय वह शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी ने इस हालात को अपनी किस्मत और भगवान की मर्जी समझकर सब्र किया और उसके साथ ही रही। तब मैं जब अपने पति से तलाक लेकर अलग हुई तो मेरे पास कोई और सहारा नहीं था कि मैं कहाँ जाऊं। इसलिए मुझे अपने भाई और उसकी पत्नी के पास जाना पड़ा। उनके 2 छोटे बच्चे थे जिन्हें मैं बहुत प्यार करती थी और उनसे जुड़ गई थी। मेरा भाई भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का जिम्मा मेरे भाई के हाथों में था। तब मैंने उससे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन वह मेरी संपत्ति को मेरे लिए संभाल कर रखे हुए था। जब मैं उनके घर गई तो मैंने अपने भाई से साफ साफ कह दिया कि मैं तब तक उनके साथ रहूंगी जब तक मेरा कोई रिश्ता तय नहीं हो जाता और मेरी शादी नहीं हो जाती। फिर मैंने उससे कहा कि जो भी खर्च मुझ पर होगा वह मेरे हिस्से की संपत्ति से काट लिया जाए। लेकिन मेरे भाई ने मुझे दिलासा दिया और कहा, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा भी घर है, तुम मेरी बहन हो और मेरा जिम्मेदारी भी, इसलिए तुम कहीं और नहीं जा सकती। फिर मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहने लगी। धीरे धीरे मेरी भाभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गईं। हम दोनों एक दूसरे से अपनी बातें और राज साझा करने लगे थे। मैं उनके साथ लगभग 2 साल रही और तब मेरी जिंदगी बहुत सुकून भरी गुजरी थी। कम से कम अब पहले जैसी परेशानियां और झगड़े नहीं थे जो मैं अपने पति के घर पर सहती थी। यहाँ हम सब मिलकर खुश रहते थे, घूमने जाते थे और जिंदगी को खूब एंजॉय करते थे। मेरा भाई कभी कभी अपनी आंखों की समस्या को लेकर बहुत दुखी हो जाता था और तब मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने उससे कई बार कहा कि अगर कोई ऑपरेशन हो सकता है तो हम करवा लेते हैं। मैंने उसे यहाँ तक समझाया कि मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम अपना इलाज करवा लो ताकि फिर से देख सको। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि कोई भी इलाज उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला सकती, क्योंकि तब उसने इस बारे में बहुत बार पूछा था, कई जगहों पर गया था और हर तरह के इलाज के बारे में जानकारी ली थी। इसलिए तब अगर कोई ऑपरेशन संभव होती तो चाहे वह कितना भी महंगा क्यों ना हो तो भी वह करवाने को तैयार था, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। लेकिन तब डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार उसने इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया और आगे कुछ करने की कोशिश ही नहीं किया। हालांकि वह एक फर्नीचर शोरूम का मालिक था जिससे उसकी आमदनी अच्छी होती थी। मैं जब से उसके घर में रहने लगी थी तो धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा था कि मैं उन पर बोझ बन रही हूँ, खासकर पैसों के मामले में। इसलिए मैंने अपने भाई से कहा कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ ताकि अपना खर्च खुद उठा सकूं। इस पर उसने कहा, मैं तुम्हें किसी अजनबी के यहाँ काम नहीं करने दूंगा। अगर तुम्हें काम करना ही है तो मेरे फर्नीचर शोरूम में आ जाओ, वहाँ तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस ऑफिस में बैठकर दाम बताने होंगे और हल्के फुल्के सौदे करने होंगे। तुम्हें सामान उठाने या रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तब मुझे भी यह बात ठीक लगी और मैंने हामी भर दी।
फिर मैंने अपने भाई से यह भी कहा कि मैं इसके बदले कोई सैलरी नहीं लूंगी। फिर मैंने भाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, लेकिन मेरी सैलरी घर के खर्च के लिए रख लेना। इस पर उसने मना कर दिया और कहा, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें अपनी सैलरी पूरी मिलेगी। अगर तुम बचाना चाहती हो या कुछ अपने लिए लेना चाहती हो तो वो अलग बात है। और मत भूलो कि तुम अभी जवान और खूबसूरत हो, और ऊपर वाला तुम्हारे लिए जरूर कोई अच्छा रिश्ता भेजेगा जिससे तुम्हें प्यार होगा और जो तुमसे प्यार करेगा। फिर तुम शादी करोगी, बच्चे होंगे और एक आम जिंदगी जियोगी जैसी बाकी सब जीते हैं। इसलिए तुम्हें तुम्हारा सैलरी मिलेगा, उसे तुम अपने भविष्य के लिए बचा के रखना। तब भाई की बात पर मैंने हामी भर दी और काम पर लग गई। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात नहीं छुपाना चाहती कि भले ही मैं अपने पति से तलाक लेकर खुश थी, क्योंकि मेरे शादी में बहुत ज्यादा झगड़े और तनाव था, लेकिन फिर भी कभी कभी पुरानी यादें आ जाती थीं। तब मैं सोचती थी कि हमारी शादी के शुरुआती कुछ महीने कितने अच्छे थे, जब हमारे बीच कोई समस्या नहीं थी। सच कहूं तो मेरा पति बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उसकी कमजोर शख्सियत और उसके घर वालों के आगे दब कर रहना यह मुझे बहुत परेशान करता था। क्योंकि जब उसकी माँ और पिता और भाई बहन कभी कभी मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे, और तब वह कभी मेरा पक्ष नहीं लेता था, यहाँ तक कि वह उनका सामना भी नहीं कर पाता था। वैसे आप सब भी जानते हैं कि एक औरत को अपने पति से सिर्फ इतना ही चाहिए कि वह उसे प्यार और सम्मान दे, उसकी परवाह करे और उसके लिए खड़ा हो, खासकर जब बात सही और गलत की हो। दोस्तों, मैं भी कोई झगड़ालू स्वभाव की लड़की नहीं थी। मैं हमेशा अपने ससुराल वालों से अपने परिवार की तरह ही पेश आती थी, लेकिन फिर भी मुझे उनका प्यार नहीं मिला। इसका मुझे कभी समझ नहीं आया कि मेरे ससुराल वाले मुझसे इस तरह क्यों पेश आते थे। मैं तो हमेशा उनसे अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन फिर भी उनका रवैया मेरे प्रति कठोर ही रहता था। तब मैं इसकी कोई वजह नहीं ढूंढ पाई। उनके अपने रिश्तेदार भी यही कहते थे कि वे बहुत सख्त मिजाज और झगड़ालू लोग हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं इस माहौल में बच्चे पैदा कर लूं और पूरी जिंदगी इस तकलीफ में गुजारने को मजबूर हो जाऊं, बेहतर यही होगा कि मैं अलग हो जाऊं। इन सब के बाद भी जब मेरा भाई मुझसे इस बारे में बात करता था तो मुझे अपनी हालत पर बहुत दुख होता था। मैं सोचती थी कि मेरी उम्र की लड़कियां एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं, उनके बच्चे हैं, वे अपने परिवार के साथ खुश हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर मैं खुद को समझाती थी कि जो भी हुआ वह मेरी तकदीर का हिस्सा था और मुझे ऊपर वाले की मर्जी पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन तब हर औरत की तरह मेरे अंदर भी भावनाएं थीं। खासकर जब कोई औरत अपने पति से अलग हो जाती है तो उसे प्यार, अपनापन और किसी के साथ की ज़रूरत महसूस होती है। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था जो मेरी फिक्र करे, जो मुझे प्यार दे। इसलिए मुझे अपने हालात पर और भी ज़्यादा दुख होता था। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे तब होती थी जब मैं अपने कमरे में सोने जाती थी। तब मेरे भाई और भाभी का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में ही था। जब वे दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे के करीब होते थे तो उनके बीच की नज़दीकियों की आवाज़ें मुझे सुनाई देती थीं। ये आवाज़ें मुझे बेचैन कर देती थीं और तब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। फिर मैं खुद को खुश रखने की कोशिश करती रहती थी, अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ देखती या करती थी ताकि अपने अंदर की भावनाओं को थोड़ा हल्का कर सकूं। फिर एक दिन सुबह मेरी नींद अचानक तेज आवाज़ों से खुली। तब मेरे भाई और भाभी बहुत जोर से झगड़ रहे थे। उनकी आवाज़ें इतनी तेज थीं कि पूरा घर गूंज रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। तब मैंने उन्हें शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा भाई बहुत गुस्से में था और पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मेरी भाभी भी किसी न किसी बहाने से झगड़ा बढ़ा रही थी। फिर जैसे तैसे करके जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो मैंने अपने भाई से कहा कि वह अंदर जाकर भाभी को मना ले, लेकिन भाभी ने मना कर दिया। उसने गुस्से में कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तब मैंने भाई को फिर समझाया कि वह अपने काम पर चला जाए और मैं भाभी से बात करके उसे शांत करने की कोशिश करूंगी। इस पर भाई ने कहा, ठीक है, वो जैसी चाहे। फिर वह काम पर चला गया। उसके फर्नीचर शोरूम में एक लड़का काम करता था जिसका नाम सूरज था।
सूरज हर रोज मेरे भाई को लेने के लिए ऊपर आता था, क्योंकि हमारा फर्नीचर का शोरूम ठीक हमारे घर के नीचे था। सीढ़ियां उतरने में भाई को दिक्कत होती थी, इसलिए सूरज उसे सहारा देकर नीचे ले जाता था। जब भाई चला गया तो मैं भाभी के पास गई और पूछी, क्या हुआ भाभी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई दिक्कत हो रही है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी और भाई की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, तो मुझे बता दो। मैं कहीं और किराए पर घर लेकर रह लूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कोई परेशानी हो। ये सुनकर भाभी ने फौरन कहा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बात किसी और की है। इस पर मैंने उससे पूछा, तो फिर बताओ क्या हुआ है? तब वह थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बताने लगी। उसने कहा, तुम समझ रही हो ना, जब मैं और तुम्हारा भाई एक साथ होते हैं तो वह बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। जैसे कि कोई बहुत भूखा आदमी हो जिसे महीनों से खाना न मिला हो, वह बार बार यह सब चाहते हैं और मैं अब और सहन नहीं कर पा रही हूँ। तब भाभी के मुंह से मैं यह सुनकर थोड़ा असहज हो गई, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया, अरे भाभी, यह तो अच्छी बात है। कई औरतें चाहती हैं कि उनके पति उन्हें प्यार करें, उनका ध्यान रखें। तुम्हें तो इससे खुश होना चाहिए और ऊपर वाले का शुक्र अदा करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों की शादीशुदा जिंदगी में यह प्यार ही खत्म हो जाता है। इस पर भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो अगर मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा हो या तुम्हें अजीब लगा हो। तब मैंने उसे तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम और मेरे भाई खुश रहो, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर झगड़ा हो। फिर मैंने उसे भरोसा दिलाया, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं भाई से बात करूंगी। हालांकि यह बात करना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसे समझा सकूं। फिर भाभी ने गहरी सांस ली और कहा, असल में उसने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी और जब भी वह चाहे उसे मना किया तो वह दूसरी शादी कर लेगा। तब भाभी से यह सुनकर मुझे झटका लगा। फिर मैंने भाभी से कहा, यह तो कोई सही वजह नहीं है दूसरी शादी करने की। देखो, हम कोई हल निकालेंगे, तुम बस खुद को ज्यादा परेशान मत करो। बच्चों के बारे में भी सोचो, ये झगड़े उनके सामने नहीं होने चाहिए, वे सब कुछ देखते और समझते हैं। फिर शाम को जब भाई काम से लौट कर आया और शोरूम बंद करके ऊपर आया, तो मैंने तय कर लिया कि आज उससे बात करनी ही होगी। तब मैंने खुद को तैयार किया और फिर उससे कहा, भाई, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। इस पर वह बोला, ठीक है, चलो अंदर बात करते हैं। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में ले गई ताकि शांति से बात कर सकूं। फिर मैंने कहा, भाभी ने मुझसे सारी बातें बताई हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों उसे धमका रहे हो कि अगर वह तुम्हारी बात नहीं मानेगी तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? इस पर मेरे भाई ने बिना किसी झिझक के कहा, धमका नहीं रहा हूं, मैं सच में दूसरी शादी कर लूंगा अगर वह मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पाई। मैं अभी जवान हूं और यह तो एकदम नॉर्मल बात है। तब मैंने अपने भाई को समझाने की कोशिश की और बोली, हाँ भाई, मैं मानती हूं कि यह तुम्हारा हक है और तुम्हारी जरूरत भी, लेकिन तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि भाभी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हैं, बच्चों की पढ़ाई संभालती हैं, उन्हें स्कूल छोड़ने और लाने जाती हैं, वह खुद भी थक जाती हैं। इसलिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और मामले को हल्के में लेना चाहिए। लेकिन तब भाई को मेरी बात पसंद नहीं आई। वह थोड़ा गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, यह मेरा और मेरी पत्नी का मामला है। तुम अपने कमरे में रहो और इन बातों में मत पड़ो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तब उसके इस रुख से मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो बस उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। तब बस 5 मिनट ही हुए होंगे कमरे से निकले कि फिर से उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस बार भाई मुझसे नाराज था कि भाभी ने मुझसे शिकायत क्यों की। तब भाभी भी गुस्से में आ गईं और बोली, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ। इस पर भाई ने झुंझलाकर जवाब दिया, हाँ जाओ, तुम्हारी मर्जी, वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब दूसरी शादी करूंगा।
हालांकि मुझे पता था कि मेरा भाई दिल से बहुत अच्छा इंसान है। वह बस गुस्से में बोल गया था, लेकिन भाभी का मन सच में टूट चुका था। उन्होंने अपनी बात को हल्के में नहीं लिया और सच में घर छोड़ने का मन बना लिया। उधर भाई भी चिढ़कर बाहर चला गया, शायद गुस्से को ठंडा करने के लिए। भाभी ने सच में अपना फैसला कर लिया था और वह चुपचाप अपने कपड़े पैक करने लगी और बच्चों को तैयार करने लगी। तब मैंने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की। अरे भाभी, कहाँ जा रही हो? ऐसे मत जाओ, थोड़ी शांति से सोचो, ये सही नहीं होगा। लेकिन तब मेरी कोई बात उनके दिल तक नहीं पहुंची। आखिरकार उन्होंने अपना सामान उठाया और घर छोड़ दिया। तब मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई, क्योंकि मैं पहले ही बहुत समझा चुकी थी। भाभी के जाने के कुछ घंटों बाद भाई घर लौटा। तब मैंने उसे बताया कि भाभी सच में चली गईं। यह सुनकर वह चौंक गया और दुखी होकर बोला, क्या वह बिना कुछ कहे ही चली गई और तुमने मुझे बुलाया तक नहीं? यह ठीक नहीं हुआ। अब वह इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए। लेकिन भाभी के जाने के अगले 3 दिन में ही भाई के चेहरे पर मायूसी दिखने लगी थी। वह उदास और खोया खोया सा रहने लगा था। तब मुझे उसका दुख देखकर बुरा लगा, इसलिए मैंने भाभी को फोन किया और कहा, देखो भाभी, लौट आओ। मैंने भाई से बहुत बार बात की है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यह नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे। अगर तुम वापस आओगी तो मैं खुद ही कहीं और रहने का इंतजाम कर लूंगी, ताकि तुम दोनों को पूरा स्पेस मिले। लेकिन तब भाभी की बातों ने मुझे चौंका दिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ये मामला तुमसे जुड़ा हुआ नहीं है, मुझे वापस नहीं आना। फिर भाभी ने कहा, मुझे खुद भी अजीब लगता था कि जब वो ऐसा करता था, तुम पास के कमरे में होती थी और सब कुछ सुन भी रही थी। तब मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। इस पर मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं सुनती थी, लेकिन यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी है, इसमें मेरा कुछ कहना सही नहीं है। खैर, बात वहीं खत्म हो गई और भाभी ने साफ मना कर दिया कि वो वापस नहीं आएंगी। फिर दिन बीतते गए। अब मैं अकेले ही पूरे घर का काम संभाल रही थी, खाना बनाना, सफाई करना और बाकी सब कुछ। ऐसे ही 15 दिन बीत गया। तब मैंने महसूस किया कि भाई का स्वभाव बदलने लगा था। वह हमेशा चिड़चिड़ा और गुस्से में रहने लगा था। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह अंदर से बहुत परेशान है। तब मुझे भाभी की वो बात याद आ गई जब उन्होंने कहा था कि भाई इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस करते हैं। यह सोचकर मुझे समझ आ गया कि भाई के लिए यह दूरी सहना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैंने धीरे से उनसे कहा, भाई, अगर तुम वाकई भाभी के बिना नहीं रह सकते और तुम्हें उसकी जरूरत महसूस हो रही है तो उसे वापस ले आओ। इस पर भाई ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, वो खुद चली गई थी, मैं किसी को वापस बुलाने वाला नहीं हूं। अगर उसे आना होगा तो वो खुद आएगी। तब मैंने देखा कि वो बाहर से सख्त दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से परेशान थे। तब बात वहीं की वहीं रह गई और भाई अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार मैंने भी इस बारे में बात करना छोड़ दिया। फिर एक दिन जब भाई नीचे दुकान पर थे, तब मैं घर की सफाई कर रही थी। उसी दौरान मैंने उनकी कमरे की सफाई करने का सोचा और उनके कमरे की चीजें ठीक करने लगी। तब मुझे सफाई करते करते थकान महसूस हुई, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। तब मैं भाई के कमरे में ही बिस्तर पर लेट गई और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर कुछ घंटों बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि भाई मेरे बगल में ही थे और तभी उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश किया जो बिल्कुल गलत था। यानी तब उसने मुझे अपनी पत्नी समझ लिया कि मैं वापस आ गई हूँ। और सच कहूँ तो उस समय मैं बिल्कुल अपने आपे में नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत कुछ सोच रही थी, ऐसी चीजें देख रही थी और उन्हीं चीजों के बारे में सोच रही थी जो शादीशुदा लोगों के बीच होती हैं। तब जैसे ही वह अंदर आया होगा, तब उसने मुझे अपनी पत्नी समझ लिया होगा, क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा भाई नेत्रहीन था, वह अपनी आंखों से देख नहीं सकता था। तो उसने इसलिए सोचा कि मैं उसकी पत्नी हूँ, क्योंकि हमारा शरीर और कद काठी एक जैसी ही थी। तब मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया और सच कहूँ तो जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने आपे में नहीं थी और मैंने देखा कि उसने मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर दिया और फिर उसने मुझे वैसे ही कर दिया जैसा मैं जन्म के समय थी।
और फिर उसने मेरे साथ वैसे ही बर्ताव करना शुरू कर दिया जिससे भाभी परेशान होकर चली गई थी। तब मैं सच में कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, न ही कोई प्रतिक्रिया दे रही थी, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाली थीं और तब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। लेकिन तब जिस हालत में मैं थी, मेरे एहसास और उस समय के माहौल की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकी। तब यह स्थिति मेरे लिए बिल्कुल नई और बहुत कठिन थी, इसलिए तब मैं कुछ करने के बजाय बस उसे ही करने दिया जो वह करना चाहता था। तब वह उस दिन लगभग 4 घंटे तक मेरे साथ रहा और इस पूरे समय में वह यही समझता रहा कि मैं ही उसकी पत्नी हूँ। तब मैं अंदर से बिल्कुल अलग महसूस कर रही थी, जैसे मेरा एहसास ही बदल गया हो। हालांकि वह मेरे पति से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसकी पत्नी ने पहले ही बताया था कि वह ऐसा बर्ताव करता है जैसे कोई भूखा आदमी अचानक अपने सामने खाना देख ले और फिर उसे पूरी तरह से खाने करने की कोशिश करे। तब मैं सच में कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर जब सब कुछ खत्म हुआ तो मुझे लगा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन अगले दिन मैंने उसकी पत्नी से बात की और उसे समझाया कि उसे वापस आ जाना चाहिए। फिर मैंने भाभी से कहा कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, बस उसका पति अपनी खुददारी के कारण खुद पहल नहीं कर रहा है, इसीलिए तुम्हें ही आना होगा मेरी खातिर। तब आखिरकार मैंने भाभी की मना ही लिया कि वह वापस आ जाए ताकि कोई शक न हो और कोई परेशानी भी न हो। लेकिन इसके बाद मुझे जो हुआ उस पर बहुत पछतावा हुआ। फिर भी जब भी मैं उस पल को याद करती तो मुझे दोबारा वही चीज़ चाहने की इच्छा होती। सच कहूँ तो मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, यह सब एक बार नहीं हुआ बल्कि कई बार हुआ। जब भी उसकी पत्नी बाहर जाती, मैं अंदर चली जाती और उसकी जगह बैठ जाती, तब उसे भी वही करने देती जो वह चाहता था। लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं एक अलग घर में रहने चली जाऊंगी। लेकिन जब भाई को यह पता चला तो उसने मना कर दिया। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि सच में यह सब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। फिर मैंने कई बार सोचा कि अब यह सब खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जब भी मैं खुद को रोकने की कोशिश करती, मेरे मन में वही एहसास लौट आता। फिर मैं चाहकर भी खुद को इस सब से दूर नहीं कर पा रही थी। तब उसकी पत्नी को कुछ भी शक न हो, इसलिए मैं उसके सामने बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती। लेकिन जब वह बाहर जाती या बच्चों को स्कूल छोड़ने या खाने जाती, तो मैं फिर से उसकी जगह लेने के लिए खुद को रोक नहीं पाती थी। फिर हर बार जब मैं यह सब कर बैठती तो बाद में खुद को कोसती, लेकिन फिर भी मैं इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाई। मैंने कई बार सोचा कि मैं कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन वह मुझे जाने नहीं देना चाहता था। वह कहता था कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आखिरकार यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि मुझे खुद से ही डर लगने लगा। अब मैं समझ गई थी कि मैं जिस सुकून की तलाश कर रही थी वह असल में मेरे लिए एक दलदल बन चुका था। अब मैं सच में यह सब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी जब भी अकेली होती तो अपने सुकून के लिए खुद को उसकी पत्नी की जगह बैठा देती, ताकि मुझे वही एहसास फिर से मिल सके। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। मेरा नाम कनिका है। धन्यवाद। और मैं 45 साल की हूँ। मैं बहुत लंबे समय से विधवा हूँ। मेरे पति मेरे साथ सिर्फ 2 साल रहे। हाँ, सिर्फ 2 साल। तभी मैं अपने बेटे सूरज को लेकर अभी प्रेग्नेंट हुई ही थी कि मेरे पति गुजर गए। उसी वक्त से मैं अकेली हूँ, एक विधवा बनकर। फिर अपने बेटे के जन्म के बाद से मैंने उसे अकेले ही पाला, और वो भी ऐसा पाला कि कोई कमी न रहे। ज़रा रुकिए, अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और प्लीज़ कहानी को आखिर तक सुने ताकि आपको पता चले कि आगे क्या हुआ। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मैं एक विधवा हूँ। करीब 17 साल से ज़्यादा हो गए। जी हाँ, मैं 17 साल से ज़्यादा वक्त से विधवा हूँ। जब से मेरे पति का देहांत हुआ तो मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ शांति से जीना चाहती थी
और उसे अच्छी परवरिश देना चाहती थी। वैसे मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे माँ बाप से मुझे बहुत सारी संपत्ति मिली थी, क्योंकि तब मेरे माँ बाप दोनों ही गुजर चुके थे और तब दूसरा मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। तो मेरे माँ बाप का सारा संपत्ति मुझे ही मिला, जिससे मैंने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला, उसे सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और हर साल उसे दूसरे दूसरे शहर घुमाने ले गई। तब हम हर बार एक नई जगह, एक नए स्टेट में छुट्टियां मनाते थे, जिससे हमारी जिंदगी बहुत आजाद और मजेदार थी। तब हम जो चाहते वो करते और बहुत खुश रहते। उस वक्त तो मैंने खुद को भी पूरी तरह से भुला दिया था। तब मैं यह भी भूल गई थी कि मेरा भी हक है कि मैं शादी करूं, क्योंकि मैं अभी जवान थी, क्योंकि मेरे पति का देहांत हमारी शादी के ठीक 2 साल बाद ही हुआ था। तो उस वक्त मेरा बेटा सूरज कुछ महीनों का ही था। खैर, दिन बीतते गए और मैं अपने माँ बाप से मिली संपत्ति के ब्याज से जिंदगी गुजराती रही। तब भगवान का शुक्र था कि सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर बाद में मैंने एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया, जिसमें मैं और सूरज जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो साथ खड़े हुए। तब भगवान की कृपा से मेरा बेटा अब 19 साल का हो गया था, या कहें कि 20 का होने वाला था। अब वो एक जवान लड़का लगने लगा था। लेकिन तभी कुछ समय से मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहा था। खासकर जब सूरज अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता, क्योंकि तब वो लगभग हर महीने अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं घूमने चला जाता था, माहौल बदलने के लिए। और तब मैं अकेली रह जाती अपनी बड़ी सी हवेली में। फिर मैं उस खालीपन को महसूस करने लगी। फिर उस खालीपन से बहुत परेशान हो गई, जिससे मुझे बहुत बोरियत और अकेलापन महसूस होने लगा। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं किसी अच्छे रिश्ते को हाँ कह दूं, क्योंकि तब भी मेरे पास अभी भी कई रिश्ते आते रहते थे। लेकिन तब मुझे थोड़ा सा डर था कि मेरा बेटा सूरज इस बात पर कैसा रिएक्ट करेगा। फिर भी जब वो घर आया तो मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने का फैसला किया। मैंने कहा, सूरज बेटा, तुमसे थोड़ी बात करनी है। इस पर वो बोला, हाँ माँ बिल्कुल, बोलो ना। तो मैंने कहा, देख बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तू समझ सकता है। एक दिन तू शादी करेगा, फिर मुझसे दूर चला जाएगा, अपना घर बसाएगा। तब भले ही तू मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या तू इस बात से सहमत होगा कि मैं किसी अच्छे रिश्ते को हाँ कह दूँ जो मेरे लिए आए हैं। यह सुनकर सूरज का चेहरा एकदम बदल गया। वो बहुत नाराज और दुखी हो गया। फिर उसने कहा, नहीं माँ, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हारी मर्जी। तब मुझे लगा कि मेरी बातों से वो बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि वो सीधे अपने कमरे में चला गया। तभी मैं भी उसके पीछे गई तो देखी कि वो रो रहा था। तो मैंने उसे गले लगाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुझे तकलीफ हो। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी जो तुझे पसंद ना हो, क्योंकि मेरे लिए तू ही मेरी पूरी दुनिया है। फिर मैंने उससे थोड़ी देर बात की। तब उसने कहा, माँ प्लीज इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। सच कहूँ तो तब सूरज को मुझ पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि जब भी मैं कोई ऐसी वैसी बातें करती हूँ तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करता है, ठीक अपने पापा की तरह। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खैर, मैंने उससे कहा, ठीक है मेरे लाल, मैं अब इस बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी, बस हम दोनों साथ रहेंगे और मैं शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, क्योंकि मेरे लिए तू ही सब कुछ है। तब हमने थोड़ी देर और बात किया और फिर उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ। तो मैंने कहा, चल बेटा, अब बाहर चलते हैं, कहीं अच्छा सा डिनर करते हैं ताकि तेरा मूड पूरा ठीक हो जाए। इस पर वो बोला, माँ मैं वैसे भी अपने दोस्त अर्जुन के साथ बाहर जा रहा हूँ। वो अपनी माँ को भी साथ ला रहा है, क्योंकि उनकी भी हालत हमारी तरह ही है। वो भी विधवा हैं और अर्जुन उनका इकलौता बेटा है। इस पर मैंने कहा, बेटा चलो फिर हम सब साथ में बाहर चलते हैं, अच्छा सा वक्त बिताते हैं और एक मज़ेदार दिन साथ में गुजारते हैं। फिर हमने तैयार होकर बाहर जाने का फैसला किया। हालांकि मैंने अपने बेटे सूरज के दोस्त अर्जुन को पहले 4 से 5 बार देखा था, जब वो सूरज से मिलने मेरे घर कभी कभार आता था। वो भी मेरे बेटे सूरज के उम्र का ही था, लेकिन उसे देखकर लगता है
कि वो उससे थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वो जिम जाता था और खेल कूद में रुचि रखता था, जबकि मेरा बेटा सूरज इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। खैर, मैं अर्जुन की माँ, जिसका नाम विमला था, उससे पहली बार मिली। पहली बार में ही हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर हम लगभग हर दिन मिलने लगे। अब या तो वो हमारे घर आते या हम उनके घर जाते, क्योंकि अब हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। उधर मेरा बेटा सूरज का अर्जुन के अलावा और कोई दोस्त भी नहीं था, और इधर मेरा भी विमला के अलावा कोई खास दोस्त नहीं था। तो अब हम दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अब हर त्योहार, हर खास मौके पर हम साथ होते, या तो वो हमारे घर आते या हम उनके घर जाते, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे और इज्जतदार थे। इसलिए उनके साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं विमला से बात कर रही थी और तभी हमें एहसास हुआ कि हमारी जिंदगियां एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। तब उसने बताया कि अर्जुन के पिता के गुजरने के बाद उसने भी दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि वो भी अपने बेटे के लिए जीना चाहती थी। हालांकि उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन भगवान की मर्जी, वो बड़ी होने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। फिर विमला ने अर्जुन को बहुत अच्छे से पाला और उसे बहुत अच्छी परवरिश दी। इस बातचीत के बाद मैं अपनी नई दोस्त विमला और उसके बेटे अर्जुन के साथ और भी घुल मिल गई। अब हम लोग अक्सर साथ में बाहर जाते, कभी उनके घर तो कभी हमारे घर, कभी होटल तो कभी सिनेमा। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को अपना परिवार समझने लगे। लेकिन इसी दौरान मैंने एक चीज नोटिस की। अर्जुन, मेरा बेटा सूरज का दोस्त, जब भी हम सब साथ होते तो वो बार बार मेरी तरफ ही देखता था। तब वो मेरे तरबूज और अनार को ऐसे घूरता जैसे मैं कहीं जा रही हूँ या आ रही हूँ। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी ये सब अच्छा लगने लगा, जिससे मैं खुश होने लगी। हालांकि मैंने कभी अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन जो बात मुझे अजीब लगी वो ये थी कि सूरज भी उसी तरह की नजरों से विमला को देखने लगा था। वो भी विमला के तरबूज और अनार को घूरता था, जिससे मेरे दिमाग में एक अजीब सा सीन क्रिएट हो गया। मैंने सोचा, क्या हो अगर मैं अर्जुन के साथ और सूरज विमला के साथ? तब ये एक पागलपन भरा ख्याल था, बिल्कुल पागलपन। लेकिन मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि तब मैं पहले ये समझना चाहती थी कि आखिर माजरा क्या है। फिर कुछ दिन बाद मेरा बेटा सूरज ने मुझसे पूछा, माँ, क्या तुम अभी भी शादी के बारे में सोच रही हो? इस पर मैंने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं इस बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी। लेकिन मुझे माफ करना, मैं एक औरत हूँ और अभी जवान भी हूँ, और ये स्वाभाविक है कि एक दिन तू भी शादी करेगा, अपनी बीबी के साथ अलग रहेगा, तब मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। तब मैं उससे यह सब बातें कर रही थी ताकि मैं उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। तभी मुझे वो क्रिएट हुआ सीन याद आया जब हम सब साथ में बैठे थे। तो मैंने हिम्मत जुटाई और सूरज से कहा, बेटा एक सच बताऊं? तो उसने कहा, हाँ माँ बोलो ना। तब मैंने कहा, बेटा उस दिन जब हम सब साथ में डिनर कर रहे थे, तब मैंने देखा कि तुम विमला जी के तरबूज और अनार को कैसे देख रहे थे। यह सुनते ही सूरज ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, सच में मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तब मेरा मन कर रहा था कि मैं भी वो फल खा लूं। तब सूरज की मुंह से ये बात मेरे लिए बहुत अजीब थी, क्योंकि एक माँ और बेटे का ऐसे बात करना आसान नहीं होता। लेकिन तभी हम दोनों हंसने लगे। फिर माहौल हल्का हो गया और इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर एक हफ्ते बाद सूरज ने मुझसे कहा, माँ, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मना नहीं करोगी, क्योंकि इससे हम सब बहुत खुश रहेंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। इस पर मैंने कहा, हाँ बेटा, ज़रूर, बोल, क्या बात है? तो वो बोला, क्या हम अर्जुन और उसकी माँ के घर सैर करने चले और वहीं पर एक छोटी सी पार्टी करें, साथ में मज़े भी करेंगे और हर कोई वो फल खाए जो उसे पसंद है। तब मैं सूरज की बातों से समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन तब मैंने जानबूझकर कहा, मुझे और समझा, मैं कुछ समझी नहीं। तब सूरज ने साफ साफ कहा, माँ, मैं विमला जी के तरबूज और अनार खाना चाहता हूँ, और माँ, मुझे लगता है कि अर्जुन भी तुम्हारे तरबूज और अनार को बहुत ध्यान से देखता है, वो भी इन्हें खाना चाहता है।
तो क्यों ना हम सब मिलकर एक पार्टी करें, साथ में मज़े करें और सब खुश रहें। तब सूरज की बातों पर मैंने ऐसा दिखाया जैसे कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी हो। फिर मैंने सोचा, ये क्या बात कर रहा है, ऐसी बातें कैसे कर सकता है मेरा बेटा। लेकिन फिर ना जाने क्यों मैंने अपने बेटे की बात पर हामी भर दी। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तैयार हूँ, हम सब खुश रहेंगे, इसमें वो लोग भी खुश होंगे। वैसे भी हम तो अब एक परिवार की तरह तो हैं ही, तो इसमें डरने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। तब मेरी हाँ सुनते ही सूरज ने इस पार्टी की तैयारी शुरू कर दिया। उसने अर्जुन और विमला को बार बार घर बुलाना शुरू किया। हालांकि तब वो लोग अभी तक इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि सूरज और अर्जुन पहले से सब कुछ प्लान कर चुके थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। तभी मैंने देखा कि अर्जुन मुझे अब और भी ज्यादा घूरने लगा था और सूरज भी विमला को। तब मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। तब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब शुरू कैसे होगा। फिर एक दिन जब वो लोग हमारे घर आए, मैं कुछ लेने के लिए अपने कमरे में गई। तभी सूरज और अर्जुन मेरे पीछे आ गए। आते ही सूरज ने अर्जुन को कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। तब मैं समझ गई कि ये तो शुरुआत है, फिर सब कुछ साफ हो गया। तब अर्जुन ने मेरे साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकी दिखानी शुरू कर दिया। तब हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे अभी अभी पैदा हुए हों। तब उसने मेरे तरबूज और अनार को बड़े प्यार से खाना शुरू किया। तब मुझे यह भी पता था कि सूरज दूसरे कमरे में विमला के साथ है। तब करीब 1 घंटे तक हम ऐसे ही अलग अलग कमरे में रहे। फिर मैंने अर्जुन से कहा, नहीं, ऐसे मैं खुश नहीं हूँ, चलो उनके पास चलते हैं। फिर हम सब एक साथ एक ही कमरे में आ गए। तब मैं बहुत खुश थी। अब अर्जुन मेरे तरबूज और अनार को बड़े मजे से खा रहा था, जैसे वो बहुत भूखा हो। उधर सूरज भी विमला के तरबूज और अनार को खा रहा था और बहुत खुश था। हालांकि तब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसे मैं सूरज के साथ और विमला अर्जुन के साथ नहीं गई। तब पूरे समय तक मैं अर्जुन के साथ ही रही और विमला सूरज के साथ। तब हमने बहुत ही मजा लिया और बहुत खुश थे, क्योंकि वो रात हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। उस रात हम चारों ने सुबह तक साथ में वक्त बिताया। तब हमने ऐसे पल जिए जो हमने पहले कभी नहीं जिए थे। उस रात के बाद वो लोग अब हमारे घर आकर रहने लगे। इसके बाद हमने तय किया कि 1 हफ्ता हम उनके रहेंगे और फिर वो 1 हफ्ते हमारे घर पर रहेंगे, जैसे हम एक ही परिवार हों। फिर हम सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहने लगे जैसे शादीशुदा हों। और मेरी जिंदगी में फिर से एक रोमांस और खूबसूरती आ गई, जिसने मुझ में उन सारी चीज़ों की भरपाई कर दी जिनसे मैं सालों से वंचित थी। अब मैं बहुत खुश थी, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। हुआ यूं कि मैं और अर्जुन एक बार इतने खो गए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। तब मैंने इस मुसीबत से निकलने का हर रास्ता सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। ना सोच पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में सलाह दें कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।